नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपनी मुख्य परीक्षा में लगे होंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। और दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि आरओ और एआरओ की जो मेंस परीक्षा है उसमें क्या क्या आता है। हम लोगों ने पूरा पेपर पैटर्न वगैरह जो भी था उसका देखा था, कितने नंबर की क्या चीज़ आती है और उसकी जो भी स्ट्रेटजी 50 दिन के लिए होनी चाहिए, जो कि आपके पास मोटे मोटे तौर पे बचे हैं। तो वो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। अगर इनकेस आपने मिस कर दिया है तो उसको जाकर के देख लीजिए। अगर आप आर ओ ए आर ओ 2016 का मेंस दे रहे हैं तो भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आर ओ ए आर ओ 2020 जो कि फॉर्म आने वाला है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप वो भी देख लीजिए, वो भी सेम आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो उसके बाद फिर कई दोस्तों का मैसेज आया कि ये बताइए कि ऐसे वगैरह कैसे लिखें, क्या लिखें। तो मैंने उसमें बोला था कि अगर आपको ऐसे वगैरह के बारे में जानना हो तो आप बताइएगा, तो मैं डिटेल में बता दूंगा। तो आज यार हम लोग इस वीडियो में उसी ऐसे के टॉपिक पे पूरा डिस्कशन करेंगे। और ये जो पूरा सेशन है यार, ये थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं इसमें आपको A to Z पूरा ऐसे के बारे में सारी चीज़ें पूरी ABC बताऊंगा। तो थोड़ा सा आराम से टाइम निकाल के बैठो और यार इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना, स्किप ना करना। ना टाइम हो तो फिर बिल्कुल इग्नोर करना, बिल्कुल ना देखना। लेकिन अगर देखना तो यार पूरा देखना, सो दैट जो भी मैं बताऊं वो आपके पास पूरा का पूरा पहुंचे, कुछ स्किप ना हो। क्योंकि अगर एक दो पॉइंट भी, चार पॉइंट भी अगर मिस कर दोगे तो हो सकता है कि उस चीज़ से फिर ऐसे पे असर पड़े और काफ़ी चीज़ों में आपका नुकसान हो। ठीक है ना। तो इसको पूरा देखना, काफ़ी यहाँ से वैल्यू ऐड करोगे, काफ़ी चीज़ें यहाँ से लेके जाओगे जो भी आधे एक घंटे का सेशन होगा। तो बिना बकवास की अब आगे बात करते हैं यार पॉइंट पे एकदम, कि समीक्षा अधिकारी सहायक। वैसे तो देखो, ये जो ऐसे की स्ट्रेटेजी है, ऐसे के ऊपर जो भी हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं, ये चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे बीईओ के लिए यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ऐसे हो, चाहे यूपीपीसीएस के लिए हो या आरओ के लिए हो, ऐसे की स्ट्रेटजी सेम है। ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसमें इंट्रो क्या होता है, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, बॉडी में क्या लिखा जाता है, ऐसे का मतलब क्या है, एग्जामिनर जो है क्या जानना चाह रहा है हमसे ऐसे में, मतलब A to Z ऐसे के बारे में जो भी चीज़ है वो सेम ही रहती है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में लिखो। बस फ़र्क ये पड़ता है कि कहीं पे एक ऐसे पूछा जाता है, कहीं पे दो पूछे जाते हैं, कहीं पे तीन पूछे जाते हैं, टाइम थोड़ा अलग अलग होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, शब्दों का अंतर होता है, कहीं पे 600 शब्दों का पूछा जाता है, कहीं पे 1000 शब्दों का पूछा जाता है, कहीं पे 1200 शब्दों का आपसे पूछा जाता है। तो ये चीज़ वेरी करती है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, पूरा खाका आपके दिमाग में बना होना चाहिए कि हाँ यार कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है ना। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि यार ये जो सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का पेपर होने वाला है, जिसका अभी एग्ज़ाम अब आपका 22 दिसंबर से पड़ेगा, तो उसके लिए हम ऐसे कैसे तैयार करें। तो जैसा कि आपने उसमें देखा है कि इसमें यार 3 ऐसे आपके पास आएंगे, 3 क्वेश्चन आपके पास होंगे और हर क्वेश्चन में 3-3 पार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो आपके जो एक क्वेश्चन आएगा उसमें 3 पार्ट होंगे, उसमें से एक ऐसे लिखना होगा, दूसरे में इसी तरह से 3 पार्ट होंगे, उसमें से एक ऐसे लिखना होगा, तीसरा जो आएगा उसमें भी आपको एक टॉपिक चूज़ करके लिखना होगा। अब जब आप 3 ऐसे लिखोगे तो जो हर ऐसे है वो यार 40 नंबर का होता है, 40 नंबर का होगा, 3 ऐसे आपके 120 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है। 400 नंबर का टोटल आपका मेंस का पेपर होता है, बाकी 280 नंबर जो है उसमें आपका 120 की तो जनरल स्टडीज़ आ जाती है, बाकी आपका हिंदी हो जाता है। ठीक है। तो वो सब पहले ही बात की जा चुकी है, वो बात हम नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं यार कि जो ऐसे है जो कि हमें ये लिखना है आर ओ के लिए, तो यार इसमें खास बात यह है कि ये हिंदी का ऐसे है। ठीक है ना। हिंदी का ऐसे है तो आपकी हिंदी में पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसमें शब्दों का चयन वगैरह बहुत ही आपको सावधानीपूर्वक करना है और कायदे से लिखना है। ठीक है ना। एकदम इसमें ये नहीं लिखना चाहिए कि यार आप एकदम इनफॉर्मल होकर के लिख रहे हो, आपको फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करनी है। तो आज हम पूरा A to Z इस सेशन में क्या क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो ऐसे है इसको लिखने का पर्पस क्या है। मतलब जो आयोग है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है या यूपीएससी है, तो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है संस्था, वो उसको क्या जानना चाहती है, ऐसे का पेपर क्यों रखा गया है। क्या केवल नॉलेज चेक करने के लिए रखा गया है? अगर नॉलेज चेक करने के लिए सिर्फ अगर रखा गया होता तो फिर जीएस के पेपर जो 4 रखे गए हैं उनका फिर क्या मतलब है ना। सोचने वाली बात है ना कि जीएस का 1 2 3 4 जो दिया गया है, सिर्फ अगर नॉलेज चेक करनी होती तो ऐसे की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर ऐसे का पेपर क्यों यहाँ पे रखा गया है? उसके अलावा ऐसे में क्या मतलब मेन कंपोनेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत होती है ऐसे को लिखने के लिए। ठीक है ना। उसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि ऐसे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, मतलब कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्या क्या सावधानियाँ आपको लेनी है जब कभी भी आप निबंध लिख रहे हैं। ठीक है ना। निबंध लेखन जब भी आप कभी कर रहे हैं,
इसके अलावा आपने सुना होगा लोगों से कि यार लोग कहते हैं कि ऐसे में ये नहीं करना चाहिए, ऐसे में ये नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे में कुछ रूल्स होते हैं ऐसे के, ठीक है ना। अगर वो आपने फॉलो नहीं किए हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं। जो एग्जामिनर है वो भी देखता है कि हाँ इस बच्चे को मतलब ऐसे लिखने का आइडिया नहीं है, इसको आर्ट नहीं आती है, इसको पता नहीं है कि हाँ कैसे अच्छा ऐसे लिखा जाता है। तो वो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अगर आपको आती हैं तो आप 2-4 नंबर 5 नंबर ज़रूर अच्छा करेंगे और लोगों से, ठीक है ना। तो वो सब गलतियाँ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चरिंग कैसी होनी चाहिए, जैसे कि इंट्रो जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे इफेक्टिव इंट्रो आपका लिखा जा सकता है। इसके अलावा बॉडी में क्या क्या लिखा जा सकता है, कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं या कितना लंबा हो सकता है, क्या उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कंक्लूज़न जब आप बात करेंगे तो कंक्लूज़न कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के अलावा कंक्लूज़न का क्या रोल है, वो किस तरह से किया जा सकता है बेटर वे में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, या फिर कितने टाइप का ऐसे लिखा जा सकता है। देखो यार सबका ऐसे लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। सबकी थिंकिंग कैपेसिटी हो गई या सबकी रीजनिंग एबिलिटी हो गई, सबकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें सबकी अलग अलग होती हैं, तो फिर हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है और किसी की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। तो हर बंदा अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ पे अपना ऐसे लिखता है, ठीक है ना। तो उसमें कई टाइप का ऐसे हो जाता है। आपने सुना भी होगा, देखा होगा कि कोई कोई होता है वो कोटेशन से स्टार्ट करता है, कोई कोई होता है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, मतलब पूरी क्वेश्चन के पहले ही वो इंट्रो में मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछ देता है, फिर पूरे ऐसे में वो उसी को डिस्क्राइब करता जाता है। तो उसका एक पूरा बढ़िया सी उसकी एक स्टोरी टाइप बनती चली जाती है। कुछ लोग होते हैं वो पूरा स्टोरी बिल्डिंग ही करते हैं, वो शॉर्ट स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनी लगाते हैं, तो वो उस तरह से जितनी भी डायमेंशंस होती हैं जिसमें भी आप सोच सकते हैं, जैसे कल्चरल हो गया, साइंटिफिक हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री के पर्पज़ से हो गया, या आपका ज्योग्राफिकल हो गया। तो इन सब डायमेंशन से आप सोच के लिखते हैं। मतलब तमाम तरीके होते हैं, जिसको जो सूट करता है वो लिखता है। कोई मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी से ऐसे लिखना है, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि यार क्वालिटीज़ एक अच्छे ऐसे की क्या होती हैं, मतलब किस ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक ऐसे में होनी चाहिए, जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये ऐसे जो है ये अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आज इन्हीं चीज़ों पे, और क्या क्या डाउट्स होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बहुत से डाउट्स रहते हैं। काला पेन, मोटा पेन यूज़ करना चाहिए, पतला पेन यूज़ करना चाहिए, जेल पेन यूज़ करना चाहिए, पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और बुलेट पॉइंट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पैराग्राफ में लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। तमाम तरीके के जो डाउट्स हैं वो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं, और उसके चक्कर में बच्चा तैयारी ही नहीं कर पाता है, ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता है। और कई बार तो ये होता है डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके वो अपना जो ऐसे है वो स्टार्ट करता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, हमें प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए ऐसे की, और बाकी क्या इसका सोर्स हो सकता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो एक एक करके मुद्दे को उठाते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को, सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार जो आयोग है वो हमसे क्या जानना चाह रहा है ऐसे का पेपर देके। तो इसमें यार मेन चीज़ ये है कि सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करता है ऐसे के अंदर, ठीक है ना। अगर सिर्फ नॉलेज चेक करनी होती तो वो जीएस के पेपर ही नहीं बनाता। उसमें सारी चीज़ें तो हैं, उसमें आप डेटा भी दे रहे हो, फैक्ट्स भी दे रहे हो, सारी चीज़ें आप दे रहे हो। फिर उसने ऐसे का पेपर क्यों रखा है? ऐसे का पेपर देने का पर्पस आयोग का ये है कि वो ये देखना चाहता है कि जो भी आपने नॉलेज गेन करी है या जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो जीएस के पेपर्स में, आप उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। इसीलिए आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि ऐसे की कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है। तो ये सही बात है। ये ऐसे की कोई स्पेसिफिक तैयारी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आप ऑलरेडी सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडीज़ में, जीएस में आप इतना ज़्यादा पढ़ रहे होते हो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पेपर में, कि आपके सारे टॉपिक्स जो हैं, जो भी ऐसे में पूछे जाते हैं, वो आपके इनडायरेक्टली तैयार होते रहते हैं। तो आपको अलग से स्पेसिफिक कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और वो जो आपने जो भी उसमें से आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, जो भी आपने उसमें से पढ़ के रखा है, उसको आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, कितना प्रैक्टिकली आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो, ये चीज़ जानने की कोशिश आयोग हमसे ऐसे के पेपर में करता है। तो सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। आप अगर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो आपको उसके पीछे रीज़न देना है। अगर आप कोई आर्गूमेंट को, अगर आप किसी के अगेंस्ट में बोल रहे हो तो आपको उसको जस्टिफाई करना है कि हाँ यार ये रीज़न है। अगर आप कोई तर्क दे रहे हो तो आपको उसको फैक्ट से सपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस वजह से मैंने ये बात बोली है, ये रीज़न है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ हवा में आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते, आपको पूरा रीज़न बताना पड़ेगा कि हाँ यार इस वजह से मैं इसको बैक करता हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। उसके अलावा बात करेंगे कि ऐसे लिखने के पीछे, ऐसे लिखने से बेसिकली
मतलब हमने जीएस के पेपर भी लिखे हैं, उससे भी हमारी सारी चीज़ें पता लग रही हैं। फिर ऐसे ही क्यों दिया जाता है? तो यार ऐसे के पीछे, ऐसे लिखवाने के पीछे, पेपर में आने के पीछे रीज़न ये है कि ऐसे से बहुत सी हमारी क्वालिटीज़ जो हैं वो पता लगती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है, ठीक है ना, आप कोई भी किसी भी इशू पे, किसी भी सोशल इशू पे, पॉलिटिकल इशू पे, या कोई अगर देश विदेश से संबंधित कोई भी ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश को इफ़ेक्ट करता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी अभिव्यक्ति क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, ठीक है ना, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है उस किसी मुद्दे को लेकर के, ठीक है ना, वो आपकी पूरी चीज़ निकल के आपके ऐसे में झलकती है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि आप कितना चीज़ों में कितना आप रीजनिंग कर पाते हो, कितना आप उसके पीछे जा कर के आप उसके बारे में सोच पाते हो, डीप एनालिसिस कर पाते हो कि नहीं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसे कि आप देखते हैं कि मैच्योरिटी लेवल देखा जाता है, मतलब कोई भी मुद्दा है, कोई भी चीज़ है, तो इसमें ये देखा जाता है कि आपका मैच्योरिटी लेवल कितना है, आप किस तरह से उस मुद्दे को समझ रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई अगर सेंसिटिव मुद्दा है तो आप उसको लेकर के एकदम आप रेडिकल हो गए और आपने एकदम तीखी बयानबाजी कर दी या आपने तीखा लिख दिया। भाई आगे चल के आप भावी प्रशासक अगर हो, आपको अगर पूरा जिम्मा सौंपा जाएगा, पूरा ब्लॉक अगर आपके जो उसमें है या जिला अगर पूरे आपके कंट्रोल में है, तो आप एकदम से अगर रेडिकल हो जाओगे या एकदम से अगर आप सेंसिटिव हो जाओगे किसी इशू को लेकर के, तो ये तमाम चीज़ें, यानी कि देखा जाता है कि आपकी मैच्योरिटी लेवल कैसा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है कि नहीं, ये भी एक ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो परखी जाती है। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, या आपका एक जो नज़रिया है, आपका जो व्यू पॉइंट है, वो आपका कितना पॉजिटिव है, आप चीज़ों को कितना पॉजिटिवली हैंडल करते हो, आप में लीडरशिप स्किल, लीडरशिप क्वालिटी आप में है कि नहीं है, आप लोगों के को लीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप में टीम वर्क की जो कैपेसिटी है वो है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जो है वो ऐसे में हमसे पता की जाती है। आप खुद सोचो कि मतलब अगर आपको 3 घंटे में 3 ऐसे आपसे लिखवाए जा रहे हैं 600 शब्दों के, यानी कि आप 1800 वर्ड्स आप लिख के आ रहे हो 3 घंटे के अंदर। आप कितना भी चाहो, आप कितना भी फेक बनने की कोशिश करो, लेकिन आप बन ही नहीं सकते। आपकी जो ओरिजिनलिटी है, जो वास्तविकता आपकी है, जो आपके अंदर है, वो आपका निकल के आएगा ही आएगा, वहाँ कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है ना। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो होती है, ठीक है ना, आपको अगर कोई जिला दे दिया गया है, आपको कोई अगर आपके अंदर ब्लॉक दे दिया गया है, आप अगर 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों को अगर आप लीड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो आप घबरा जाते हो, आप एकदम से पैनिक कर जाते हो, या आप उस प्रॉब्लम को टैकल करते हो, कितना इफेक्टिवली टैकल करते हो, क्या आप उसमें अपना डिसीजन लेते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, ये सारी क्वालिटीज़, और जितना ऊपर मैंने आपको बताया, ये सारी क्वालिटीज़ जानने के लिए ही एसए का पेपर हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें रखा गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यार अब जो एसए है हमारा, इसमें बेसिकली क्या होता है। तो इसमें यार देखो, पहले से हम लोग ऐसे लिखते आ रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हवा बनाने की चीज़ नहीं है। इसमें बेसिकली 2 चीज़ होती हैं। एसए इज़ ऑल अबाउट 2 थिंग्स, ठीक है। नंबर 1 आपका है कि कंटेंट। तो कंटेंट आपको अलग से कुछ तैयार नहीं करना है, कंटेंट जो भी आपका होता है वही होता है जो कि आप जीएस के पेपर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है प्रेजेंटेशन। ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यानी कि 50% तो आपका कंटेंट है, आप उसमें क्या लिख रहे हो, 50% तो इसका वेटेज है, लेकिन आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने, कॉपी में कैसे उतार रहे हो, अपने जो आपकी जो थॉट्स हैं उसको आप कितना ऑर्डरली फैशन में, कितना सिस्टमेटिक वे में एग्जामिनर के सामने कॉपी पे उतार रहे हो, ये मैटर करता है। यानी कि प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपके पास नॉलेज कितनी भी है उसका कोई मतलब वो कूड़ा है एक तरीके से। लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है और आपकी नॉलेज थोड़ा कम भी है तो आप उसको बेटर वे में प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो आपने बेसिक समझ लिया कि यार क्या पर्पस है, क्या इसमें एक मतलब क्वालिटीज़ हमसे चेक की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें बतानी होती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि यार जो इंट्रो होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हाँ कोई भी ऐसे है उसमें एक इंट्रो होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, प्रस्तावना जिसे हम लोग कहते थे, एंड में कंक्लूजन होता है, बीच में बॉडी होती है। तो यार ये जो इंट्रोडक्शन है इसको मतलब कैसे लिखा जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या एक इफ़ेक्टिव तरीका जो है वो हो सकता है। तो यार देखो इसमें सबका अपना अपना होता है, क्योंकि देखो टॉपिक्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट आते हैं। जैसे यूपीएससी में तो फिलोसॉफिकल एसे वगैरह पूछ लेता है, अभी आयोग वगैरह में, यूपीपीएससी वगैरह में अभी फिलोसॉफिकल एसे तो नहीं पूछता है, डायरेक्ट ही पूछता है, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्लोगन से स्टार्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। कुछ लोग का ये होता है कि वो कोई कोटेशन देते हैं, फिर उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करके उससे अपना ऐसे जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग का ये होता है कि वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग का क्या है कि वो कोई फैक्ट वगैरह दे देते हैं, जैसे अगर कोई
इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ आया है या इकॉनमी से रिलेटेड कुछ आया है, तो लोग क्या करते हैं कि उसमें फैक्ट दे देते हैं कि हाँ यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इतना ये बात की गई थी, फिर उससे वो अपनी फर्दर जो चीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का ये भी होता है कि उन्हें सबसे आसान लगता है कि वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये जनरली उन केसेस में होता है जहाँ पे आपका इवोल्यूशन के ऐसे आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका दे सकते हो कि हाँ यार पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसा हुआ था, या आफ्टर 1947 ऐसा हुआ था, फिर फर्दर हम वहाँ से चलते चले आ रहे हैं। तो उसमें आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली हो गया कि इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कैसे करोगे। तो वो सबका अपना अपना तरीका होता है, वो कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें जैसा आपके लिए सूट करे वो आप उस तरीके से लिखिए, ठीक है ना। और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप 4, 5, 10 ऐसे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार आपके लिए पर्टिकुलर क्या चीज़ क्लिक कर रही है। तो आपको वो इंट्रोडक्शन लेना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। और हर टॉपिक पे डिफरेंट टॉपिक पे जब आप उसको लिखेंगे तो आपको ट्राई करना है कि हाँ इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। अगर कोई साइंस का ऐसे आएगा तो उसमें मैं किस तरह से स्टार्ट करूँगा। अगर कोई इवोल्यूशन का ऐसे आ रहा है तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा। अगर कहीं पे मेरी कोटेशन फिट करने का कोई कोट फिट करके अगर इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है तो मैं उससे स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, सबके लिए अपना अपना अलग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यार ऐसे जब हम कभी भी लिखें तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो गलतियाँ हमें नहीं करनी है, यानी कि जो सावधानियाँ हमें हमेशा रखनी है। तो यार इसमें सबसे पहले ये आता है कि जब भी कभी आप ऐसे लिखो तो कभी भी आपको एक एक्सपर्ट की तरह ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना। यानी कि अगर सपोज़ आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या आप पीएचडी हो किसी सब्जेक्ट में, तो आपकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपकी पन्ने पे नहीं आनी चाहिए, वो आपकी कॉपी में नहीं पता लगनी चाहिए। आपको ऐसे जो है वो हमेशा एक लेमेंस के तौर पे लिखना चाहिए, एकदम जनरल आदमी जैसे। अगर किसी भी एक नॉर्मल मुद्दे पे किसी आम आदमी से राय उसकी पूछी जाती है, उसकी अभिव्यक्ति जानी जाती है, तो आपको उस तरह से लिखना है। ये नहीं लगना चाहिए, अगर कोई इकॉनमी का ऐसे आया तो ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ इस बंदे ने एमए कर रखा है इकॉनमिक्स में या इसने पीएचडी कर रखी है इकॉनमिक्स में। क्योंकि वहाँ पे जो पेपर चेकर जो है वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इकॉनमी का ही हो, तो उसके वो ऊपर से जाएगा, फिर वो आपके नंबर काट लेगा, क्योंकि उसके वो काम का नहीं है। हो सकता है उसने वो एसए का स्पेशलिस्ट हो सकता है, लेकिन वो इकॉनमी का स्पेशलिस्ट होगा ये कोई पक्का नहीं है, तो वो आपके नंबर काट लेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक नॉर्मल वे में लिखना है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यार जब भी कभी आप एसए लिखो, ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप क्रिटिसिज्म में जो भी कर रहे हो, जो भी आप किसी चीज़ में आप उसकी बारे में बुराई कर रहे हो, आप उसकी आलोचना कर रहे हो, तो आपको एक पॉजिटिव वे में करना है, ठीक है ना। उसके पीछे आपका जो व्यू पॉइंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम मतलब खुन्नस निकाल लो, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। समझ में आ रही है ये चीज़। और सिर्फ आपको आलोचना नहीं करनी है। अगर आप आलोचना कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप क्रिटिक बन रहे हो, तो आपका फिर नंबर कटेंगे, क्योंकि वो जान जाएगा कि हाँ इस बंदे को कुछ आता ही नहीं है, ये सिर्फ बुराई करना, आलोचना करना जानता है, इसके पास कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान, कोई और नई चीज़ इसके दिमाग में नहीं है, ठीक है ना। ये और कुछ नहीं सोच सकता, तो उस चीज़ के फिर नंबर कटते हैं। तो इस तरह से। और एक बात और सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी कभी ऐसे लिखें तो टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है। मतलब जो भी टॉपिक है आपका, आपको उसकी थीम देखनी है। टॉपिक जो है वो सबका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो थीम होती है जैसे कि वो सेम होती है। तो आपको जो थीम है वो पकड़ के चलना है, उसी से आपको जुड़े रहना है। कहीं पर भी एक जो रिदम होती है वो आपकी टूटनी नहीं चाहिए, तारतम्य आपका बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी में आप इधर उधर की कहानी लिखने लगे, आप एकदम पॉइंट से हट गए, टू द पॉइंट आपने बात नहीं की, और उसके बाद में कंक्लूजन में फिर आप थोड़ा सा पॉइंट पे आए, फिर आप हट गए। तो वो फिर एग्जामिनर, या आप खुद इमेजिन करिए ना कि अगर आप एग्जामिनर हैं और आप अगर कॉपी चेक कर रहे हैं और इस तरह से अगर कोई बीट अराउंड द बुश करे, मतलब इधर उधर की बातें करे और पॉइंट पे बात ना करे, तो आपको कैसा लगेगा? आप उसको क्या नंबर देना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि मैं इसकी कॉपी पढूं? उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा यार, उसको पैसा मिल रहा है, जल्दी से जल्दी वो आपकी कॉपी चेक करके आगे बढ़ेगा। जब तक बहुत ज़्यादा अपील नहीं करेगा एग्जामिनर को आपका ऐसे या आपकी कॉपी, वो नहीं पढ़ना चाहेगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके की कोई भी गलती नहीं करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यार कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें एक ऐसे में करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मतलब ये अगर आप ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपका ऐसे बहुत ही बढ़िया ऐसे आपका बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि यार कोई भी इससे आता है, कोई किसी भी टॉपिक पे आता है, तो हर फील्ड के, चाहे वो आपका पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे समाज सोशल इशू पे आता है, चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र से आता है या नेचुरल डिज़ास्टर पे आता है,
या आपकी नेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उन पे आता है, किसी पे भी आता है, A to Z किसी पे भी आता है, एजुकेशन पे आता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कीवर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पकड़ के चलना है और आपको उनके अराउंड ही रहना है, ठीक है ना। उनसे आपको पूरा मटेरियल अपना आगे की ओर लेके जाना है। मतलब कीवर्ड्स आपके जो हैं वो ऐसे में दिखाई पड़ने चाहिए, वो आपका क्वालिटी बढ़ाता है ऐसे की, वही ऐसे आपका क्वालिटेटिव कहा जाएगा। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की और आपने जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं एजुकेशन को लेकर के वो आपने उसमें पुट ही नहीं किए हैं, तो मतलब फिर कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, पॉलिटी की बात कर रहे हो, तो अगर आपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी कीवर्ड्स हैं मेन अगर वो आपने नहीं उसमें यूज़ किए हैं तो पता लग जाता है कि हाँ यार बच्चे को डीप नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। इसके अलावा जो एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो रीडेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी राइटिंग हो, ऐसा भी नहीं है, बट हाँ इट शुड बी लेजिबल। मतलब कोई भी अगर एक नॉर्मल आदमी, कोई भी अगर 60+ आदमी या 50+ एज का आदमी अगर उसको पढ़ता है तो उसको आपकी जो बात है वो साफ एक बार में दूर से भी अगर वो थोड़ा सा अगर 1-2 मीटर दूर से भी अगर देखे तो उसको पढ़ने में समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। लेजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी कटिंग आपको नहीं करनी है। अगर इन केस मतलब अगर पूरे ऐसे में 1-2 बार कोई अगर अल्फ़ाबेट या लेटर अगर गलत हो जाता है तो वो ह्यूमन एरर है, उतना चलता है, उतना एग्जामिनर को भी मालूम है हाँ यार इतना मतलब मैनेजिएबल है। बट आपको ये नहीं कि आप एक पन्ना उसने उठाया ऐसे करके सामने चेक कर रहा है और 10-12 गलतियाँ हैं, 5-6 गलतियाँ हैं, तो ये एक बहुत बैड इंप्रेशन जाता है, ठीक है ना। और अगर 1-2 गलतियाँ हो भी जाती हैं तो आप उसको एकदम काटा पीटी ना मचाइए, एकदम चीछा लेदर नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब नॉर्मल यार एक सिंगल लाइन से उसको कट कर दो, ओवर राइटिंग आप बिल्कुल भी ना करो, ठीक है ना। तो ये उससे एक थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। तो आपको ये सब बातें बहुत ही ध्यान देनी है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि यार इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यार इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका इंट्रोडक्शन है। वो चीज़ बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो मतलब जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपका एकदम मतलब दमदार होना चाहिए, एकदम आपका ट्रम्प कार्ड की तरह होना चाहिए कि हाँ यार उससे स्टार्ट करो, एकदम से ऐसी चीज़ लिखो एग्जामिनर को लगे अरे वाह 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 वाह, मतलब क्या बात कह दी लड़के ने, क्या लिखा है इस लड़की ने, एकदम मज़ा ही आ गया एकदम, है ना। इंट्रोडक्शन इतना आपका कैची होना चाहिए, इतना कैप्टिवेटिंग आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप बॉडी में आएंगे तो बॉडी भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट बॉडी में थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर हो भी जाते हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उतना चलता है। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बेकार है तो फिर बात नहीं बनेगी। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जब कंक्लूजन आता है तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इवन इंट्रोडक्शन से भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन आपका, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपने ऐसे स्टार्ट किया, बॉडी में आपने जो भी चीज़ें आपको लिखनी थी, जो भी आपका व्यू पॉइंट था आपने दिया, पूरा उसका निकाला, कंक्लूजन में आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, आप बता रहे हो कि हाँ यार ये चीज़ अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हो। और फिर कंक्लूजन के बाद ही एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, बॉडी में आपने नॉर्मल भी लिखा है, एक एवरेज भी लिखा है, लेकिन अगर आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा है तो उसको लगेगा हाँ यार ये बंदा चीज़ों को ख़त्म करना जानता है, इसको मालूम है कि हाँ ये चीज़ कैसे स्टार्ट होती है, कैसे ख़त्म होती है, क्या इसके बारे में A to Z इसे पूरी नॉलेज है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि कंक्लूजन आपको लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल डिटेल वे में अच्छे से उसे लिखना है और प्रॉपर 1-1.5 पन्ने का आपको कंक्लूजन लिखना है। बहुत से लोग का क्या होता है कि पूरा ऐसे छापते रहे, बॉडी वॉडी वगैरह अच्छे से लिखते रहेंगे, इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम दे देंगे, बट वो जब आगे आते हैं तो कंक्लूजन के लिए टाइम नहीं बचता है, तो वो सिर्फ 2 लाइन या 3 लाइन लिख के निपटा देते हैं। तो यार ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। जो कंक्लूजन है उसको प्रॉपर टाइम दो, उसकी वैल्यू होती है, 1-1.5 पन्ने में उसको आराम से समराइज़ करो, एटलीस्ट 100 वर्ड्स में उसको अच्छे से एलेबोरेट करो, ठीक है ना। और इसके बाद जब भी कभी आप कंक्लूजन वगैरह लिखो या एंड में जब आप अपना ख़त्म करो तो एक बात ध्यान रखना है कि कंक्लूजन जो होता है आपका वो आपकी समरी नहीं होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो समरी होती है, जो भी आपने पूरे ऐसे में बताया होता है वो उसकी समरी के टाइप में उसको लिख के चले जाते हैं। तो कंक्लूजन कभी भी समरी नहीं होता है, ठीक है ना। कंक्लूजन में आप फ्यूचरिस्टिक चीज़ बताते हो कि मतलब हाँ फ्यूचर में, भविष्य में ये किया जा सकता है या हम ये करना चाहते हैं। मतलब मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि हाँ यार इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ की जा सकती है, और किस तरह से की जा सकती है ये भी आपको बताना है। मतलब सिर्फ की जा सकती है इससे मतलब नहीं है,
आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। आपको अगर ये योजना चलाने को दे दिया जाए कि हाँ भाई प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाइए, आपका ये जिला है, आप इसको डील करिए, तो आप बताइए आप कैसे चलाएंगे। ज़मीनी स्तर पे एकदम उतर करके आप कैसे चलाएंगे। जहाँ पे लोग एकदम डिजिटल किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, वहाँ पे आप लोगों को डिजिटल चीज़ों के बारे में कैसे बताएंगे, कैसे जागरूकता फैलाएंगे डिजिटल चीज़ों के बारे में। तो आपको पूरा मतलब अगर कोई बात आप बोल रहे हैं तो आपको उस आर्गूमेंट के पीछे जस्टिफाई करना है, और समरी बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब भी कभी आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, तो आप जो भी स्टैंड ले रहे हैं, जो भी आप अपनी बात बोल रहे हैं, उसमें आपको मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ यार मैं ये अगर बात बोल रहा हूँ तो ये मेरा इसमें व्यू पॉइंट है और ये चीज़ ऐसे हो सकती है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब खुद ही कन्फ्यूज़न में हैं, आपको खुद ही नहीं पता कि आपका व्यू पॉइंट क्या है और आप बस इधर उधर हिला हवाली कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जो बात मैंने बोली है उसको मैं बैक कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे अब कि ऐसे जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, मतलब क्या चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। जो कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं ये हमें फॉलो करने ही चाहिए। इनसे पता लगता है कि हाँ यार इस बच्चे को ऐसे लिखने की नॉलेज है कि नहीं है, या ये जानता है इस बारे में कि नहीं जानता है, पहले इसने थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह की है कि नहीं की है। तो इसमें बहुत से मतलब डाउट्स आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें हेडिंग्स का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या बुलेट पॉइंट में ऐसे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, या फिर हम फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो एक एक करके चीज़ों को लेते चलते हैं। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो इससे क्लियर होंगे। तो यार हेडिंग्स का ये है कि कोई ऐसा ऐसे आता है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेडिंग्स की, ठीक है, तो आप उसमें हेडिंग दो, बेशक दो, कोई उसमें ऐसा मतलब रूल नहीं है कि आप नहीं दे सकते, आप दीजिए। या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आप हेडिंग अलग से नहीं भी देते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो हेडिंग नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप दीजिए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जब जैसे आप पैरा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक आपका पेज है, इस तरीके से पेज है आपका, साइड से आपने दोनों तरफ से मार्जिन कर दिया, बीच का आपका हिस्सा बचता है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप उसकी जो भी डायमेंशन जिसके बारे में भी आप बात करने जा रहे हैं, जैसे आप सोसाइटी के ऊपर पूरा बात करने जा रहे हैं तो आप उसमें लिख दीजिए कि इन द सोसाइटी, या इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप बात करने जा रहे हैं तो आप उसमें लिख दीजिए इन्वायरमेंटली वी थिंक एज आई थिंक, ठीक है ना। या अगर आप कल्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं या पॉलिटिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उसमें लिख दीजिए कि हिस्ट्री के पर्पज़ से इन विद रिगार्ड हिस्ट्री। इस तरीके से मतलब आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे वो आपका अलग से एक वर्ड जो है वो पता लग जाएगा कि हाँ यार ये बंदा जो है अब ये हिस्टोरिकल वे में बोलने जा रहा है या ज्योग्राफी के बारे में अभी बताने जा रहा है, वो एंगल आपका पता लग जाएगा, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं कि आप ब्लैक पेन से उसको कर सकते हैं, अंडरलाइन भी आप हल्का फुल्का कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि जो अंडरलाइन आप करते हैं ऐसे में, किसी भी पेज पे 1 या 2 लाइन से ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने पूरा अंडरलाइन का मतलब ही यही होता है कि जो एग्जामिनर या कोई भी जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपका जब देखे तो अंडरलाइन जो चीज़ है उस पर उसका ध्यान जाए। अगर आप 5-6 लाइन सारी लाइन अगर आप उसका अंडरलाइन कर देंगे तो फिर उस 1-2 वर्ड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा यार बुलेट पॉइंट का ये है कि जहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार ये बहुत इंडिस्पेंसिबल है, मतलब करना ज़रूरी ही है, मैंडेटरी लग रहा है, तो आप उसमें बुलेट पॉइंट में लिख दो। वैसे जनरली क्या होता है कि ऐसे वही ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें आप पैरा में लिखते हो। छोटे छोटे पैरा बनाओ, बुलेट पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा पैरा आप बना सकते हो। जैसे अगर एक पेज है उसमें आप 100-120 अगर शब्द आप लिख रहे हो तो उसमें छोटे छोटे 4-4 लाइन के पैरा बनाओ, और जो लाइन रहती है उसमें आगे के जो 2-3 शब्द होते हैं उनकी जगह छोड़ दो, बीच से पैरा स्टार्ट करो, उसी के नीचे से फिर स्टार्ट करो। तो मतलब इस तरह से 3-4-5 लाइन से ज़्यादा का पैरा ना हो, क्योंकि जो एग्जामिनर है जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको भी बोरियत ना हो, ठीक है ना। उसको भी छोटे छोटे पैरा मिलेंगे तो उसको भी पढ़ने में आसान रहेगा। उसके लिए बेसिकली आपको ऐसे लिखना है जो एग्जामिनर के लिए आसानी रहे, ठीक है ना, उसको अच्छा लगे, उसको जितना अच्छा लगेगा उसको आपको बेसिकली रिझाना है, उसको अच्छा लगेगा, उसके लिए आसान रहेगा। उसका अगर आप बर्डन, उसका वर्कलोड कम करोगे, गंदा पिंदी नहीं करोगे, साफ़ सुथरा लिखोगे, तो वो आपको नंबर दे के जाएगा, ठीक है ना। ऐसी बात बोलोगे जो एकदम लॉजिकल है, फैक्चुअल है, इधर उधर डीला डवाली नहीं करोगे तो वो नंबर देगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमने अंडरलाइन और ये बुलेट वगैरह का देख ही लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक मतलब ऐसे का इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है, वो ये है कि जब भी कभी आप ऐसे लिख रहे हो तो जो पैरा टू पैरा जब आप मतलब आगे प्रोसीड करते हो, आगे आप बढ़ते हो, इंट्रोडक्शन से आते हो बॉडी के बाद जब आप आते हो कंक्लूजन पे, तो पहली चीज़ तो ये है कि इंट्रोडक्शन के एंड में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा पहले पेज के एंड में आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपका जो मेन थीम है आपके हिस्से की, जिस बारे में आप पूरे हिस्से में बात करने जा रहे हो, वो आपका हिट कर जाना चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, अब आप इंट्रोडक्शन ही 3 पन्ने का लिख दिया, अब जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करने जा रहा है, अब उसको अब मटेरियल मिल ही नहीं रहा है, वो ये जान ही नहीं पा रहा है कि हाँ बच्चा बात करने क्या जा रहा है। उसको एक मतलब पहले पन्ने पे थोड़ी बात अपनी कहने के बाद, थोड़ी भूमिका बांधने के बाद में आप उसमें अपनी बात एक्सप्रेस कर दो कि हाँ यार मैं इस टॉपिक में ये बात करने जा रहा हूँ। कहीं कोई कोट डाल दो, कोई स्लोगन डाल दो, कोई शॉर्ट स्टोरी डाल दो, कोई डायमेंशन स्टार्ट कर दो। बेसिकली अपनी जो जानकारी जो भी आप उस एस्से में पुट करने वाले हो वो वहाँ से आप स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा कि जब वो अगला पन्ना पढ़ेगा तो उसके लिए कुछ मटेरियल होगा, उसको इंटरेस्टिंग लगेगा, रोचक लगेगा, तो वो आपको पढ़ेगा। कम से कम वो स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने आपके अच्छे से पढ़ेगा, है ना। और इसके अलावा जब भी कभी आप पैरा टू पैरा जाओ, आगे की तरफ जब भी आप बढ़ो, तो आपको ध्यान रखना है कि एक पैरा से दूसरे पैरा में जब आप जाओ तो पहले पैरा की जो आखिरी लाइन है और जो दूसरे पैरा की पहली लाइन है, इसमें क्या है ना कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ऐसे जो है उसमें जो पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं उसमें कोई बॉन्डिंग ही ना हो, कोई कनेक्टिविटी ही ना हो। आपने ऊपर बात की आर्थिक किसी चीज़ के बारे में, नीचे आपने एकदम से जाके उसका हिस्टोरिकल चीज़ बता दी, अब उसमें कोई मैच नहीं कर पा रहे हो आप। तो आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से आपको अपना एस्से प्रोसीड करना है शुरुआत से लेकर के अंत तक, कि आपका एक फ्लो मेंटेन रहे, एक फ्लुएंसी रहे। आप जो बात कर रहे हो उसमें इतना आर्टिकुलेशन इतना अच्छा होना चाहिए, आपके जो आपने जो शब्दों को पिरोया है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि ये पूरी माला सी लगनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आपने बस इधर उधर आपके सारे जो वर्ड्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपके जो थॉट्स हैं, वो इधर उधर कैसे भी बस पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसे की यही खूबसूरती है, यही सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा जो आपके एस्से की जो भी थीम है उससे आपको कभी भी भटकना नहीं चाहिए। आपको हमेशा ही मतलब अपने एस्से पर टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कंक्लूज़न हमने देख ही लिया है कि हाँ यार उसमें जब भी कभी कंक्लूज़न लिखो तो उसमें अच्छे से लिखो, उसको टाइम दे करके लिखो, उसमें पूरा उसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन भी उसका ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बोल दिया कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए और ऐसा हो सकता है। आप उसका तीनों लेवल पे बताओ। जैसे कि आप उसमें बताओ कि हाँ यार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे यानी कि आधारभूत लेवल पे इसका क्या हो सकता है। उसके बाद में जब हम इसको समाज में उतारेंगे वो चीज़ तब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में फिर लोगों को वो चीज़ कैसे समझ में आएगी, एटीट्यूडनल चेंज लोगों में आप कैसे लाओगे। मतलब सॉल्यूशन भी आप जब दोगे तो उसमें भी आप 3 डायमेंशंस में देने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप उसको इलेबोरेट कर पे अच्छे से बता पाओ उतना बेटर है, उतना आप नंबर ज़्यादा खींच पाओगे, ठीक है ना। कंटेंट जो भी और बाकी जो भी एस्से का जो कंटेंट होता है वो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आपका जीएस से ही आता है। आप जीएस में सारी चीज़ पढ़ के आ रहे हो, वही चीज़ आपको एस्से में उसी को आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। बस आपको जो एस्से राइटिंग की जो आर्ट है वो आपको सीखनी है, जो प्रेजेंटेशन है, जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल है वो आपको सीखना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसे की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक जो अच्छा एस्से होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब किस टाइप के एस्से को एक अच्छा एस्से जो है वो कहा जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि यार कॉन्साइज। तो एस्से जब भी कभी आप लिख रहे हो तो यार इट शुड बी कॉन्साइज, है ना। मतलब आप कम शब्दों में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से सामने वाले को के सामने रख दो, अच्छे से उसको समझा सको, यही एस्से की खासियत है, ठीक है ना। कॉन्साइज होना चाहिए। अगर आप अब एक छोटी सी अगर दो लाइन की बात को अगर आप 2 पेज में अगर बता पा रहे हो तो वो आपका कॉन्साइज नहीं है, वो आपका काम की चीज़ नहीं है। आपको इतना टाइम आपको आगे चल के नहीं मिलेगा जब आप एडमिनिस्ट्रेटर होगे कि मतलब आप 2 मिनट की चीज़ को 2 घंटे में बताओ। तो जितना ज़्यादा आप कॉन्साइज रह सको, जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात कर सको उतना बेटर है। इसके अलावा बात करेंगे कि एस्से जो है आपका वो कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि आपका जो एस्से है वो ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये पहले इस बारे में बात कर रहा था अब ये एकदम से इस बारे में बात कर रहा है। मतलब आप जो जिन भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो वो कोहेसिव होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, एक दूसरे से उनमें एक बॉन्डिंग, एक नेटवर्किंग पता लगनी चाहिए, ठीक है ना। ये एक एस्से की खासियत होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जब भी कभी ऐसे लिखो तो बहुत से लोग का क्या होता है कि वो कोट के पीछे पड़े रहते हैं, तो वो ज़बरदस्ती कोट घुसाते हैं, कोई ना कोई उसमें अपने मन से ही बना लेंगे या कुछ ना कुछ। यार ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। एक एस्से में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 कोटेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, और ज़बरदस्ती कभी भी कोट वगैरह ना घुसाओ। जहाँ पे बहुत ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पे बहुत रिलेवेंट है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा ना करिए कि मतलब 5-6 कोट घुसा दिया, फिर पूरा ऐसे आपका सिर्फ कोट ही कोट दिखाई देंगी, ठीक है ना। और फिर अगर कोई कोट अगर थोड़ी सी टफ है तो उसको फिर आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, फिर आपका वो वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम कर जाएगा आपके लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यार
जो ऐसे लिखने का बेस्ट तरीका है वो क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, इस सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे लिखने का कोई एक तरीका नहीं है। ऐसे लिखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है और सबकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। तो उस जब आप मॉक टेस्ट लिखोगे या घर पे प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ यार मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप उस तरह से उस वे में आप लिखो। बहुत से लोग का क्या होता है कि वो वाई वॉट और हाउ इस टाइप से ये जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टॉपिक के, उसके बेसिस पे वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, वाई वॉट हाउ करके इन सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो अपना ऐसे को आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत से लोग का क्या होता है कि वो एक अलग अपनी इनोवेटिव अप्रोच निकालते हैं, उससे वो ऐसे को प्रोसीड करते हैं। कुछ लोग का क्या होता है कि वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगा करके, जैसे कि होता है ना इन्वायरमेंटली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, जोग्राफिकली, कल्चरल वे में, साइंटिफिकली, जितनी भी आप डायमेंशन सोच सकते हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उसको वो पूरा एलेबोरेट करते हैं, वन बाई वन पूरा सबका डेफिनेशन बता के उस इशू से जोड़ करके पूरा उसको बताते हैं। ये भी एक तरीका होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब यूज़ दिस मेथड। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। आप जो भी चीज़ उसमें बता रहे हो उसको आपको अप्लाई करके टॉपिक से जोड़ के देखना है। इसके अलावा बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल, यानी कि ऐसे जब भी कभी आप लिख रहे हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल पता लगना चाहिए। आप कितना उस टॉपिक को समझ पा रहे हो और कितना कम शब्दों में टू द पॉइंट एकदम सरल भाषा में लिख पा रहे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे में वो ये देखता है कि हाँ आपका राइटिंग स्किल कितना अच्छा है, आप कितना चीज़ों को सॉलिड कम से कम समय में कम से कम में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि फॉर्मल जितना ज़्यादा हो सके आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो आप एकदम बोलें कि अरे वो नरेंद्र मोदी और अरे वो अमित शाह। मतलब थोड़ा सा आपको मतलब गरिमा बना के रखना है, आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। थोड़ा सा आप आवर एस्टीम्ड प्राइम मिनिस्टर हो गया या आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो गया, इस तरह से मतलब आप लिख सकते हैं। मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे माननीय गृह मंत्री जी, इस तरह से आप इंग्लिश या हिंदी में जैसा भी आप जहाँ पर भी ऐसे लिख रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको डिग्निटी बना के चलना है, आपको गरिमा जो है वो बना के चलना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब भी कभी आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक ये बहुत अच्छा तरीका होता है ऐसे लिखने का कि आप ओरिजिनल आपकी थिंकिंग जो है वो आपके ऐसे में दिखाई पड़े। मतलब आपको अपनी ओरिजिनल चीज़ पे रहना है। ऐसा ना लगे कि आप कहीं से बस एक चीज़ रट के आए हैं और आप वो चीज़ बता रहे हैं। आप उस चीज़ को वास्तविक रूप में आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो आपकी चीज़ उस ऐसे में दिखाई पड़नी चाहिए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जब भी कभी आप ऐसे लिखें, ठीक है, तो एक ये बहुत अच्छा मेथड होता है ऐसे को लिखने का कि आप उसमें साइन पोस्टेड रहें। साइन पोस्टेड वर्ड जो मैंने यूज़ किया है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है दिशा सूचक। अब ये दिशा सूचक क्या है यार? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कभी ऐसे लिख रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने बॉडी लिखी, आप पूरा कंक्लूजन लिख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जब आप 4-6 पैरा 7-8 पैरा जब आप लिखते हो तो उसमें क्या होता है कि आप भटक जाते हो अपने टॉपिक से, आप इधर उधर की बात करने लगते हो, आप मेन पॉइंट पे बात नहीं करते हो। तो उसमें आप ये कर सकते हो, ये एक तरीका होता है बहुत अच्छा कि आप साइन पोस्टेड रहो, यानी कि आपने एक पैरा ख़त्म किया, अब उस पैरा में आप जो भी बात कर रहे थे दूसरे पैरा में जब आप बात करो तो उसमें हल्का सा उसका हिंट दे दो, ठीक है। फिर जब आप तीसरा पैरा लिखो तो दूसरे पैरा में जो बात करें तो उसका हल्का सा हिंट दे दो, मतलब उसको जोड़ दो, ठीक है। फिर तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में, फिर कंक्लूजन में आओ तो ऐसी तरीके से बात कर दो। इंट्रोडक्शन की जो आपने बात चीज़ बोली थी उसको हल्का सा हिंट दे के उसको एंड करो। तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक आपकी जो एक बॉन्डिंग बनी रहती है। तो उसमें ये होता है कि आपका एक डायरेक्शनल ऐसे रहता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम मतलब कोई डायरेक्शन लेस ऐसे है, पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या आपका नज़रिया है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप भ्रमित हो रहे हैं, आप डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, आप भटक जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी कभी आप ऐसे लिखें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो ऐसे है वो विश्लेषणात्मक होना चाहिए, यानी कि एनालिटिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। ऐसे में ये चीज़ बहुत देखी जाती है। इसके अलावा आपका जो ऐसे है वो व्याख्यात्मक होना चाहिए, यानी कि एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कभी आप ऐसे में जो भी चीज़, जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 4 डायमेंशन अगर दी हैं, उस डायमेंशन को आपने शुरू किया, 2 लाइन में आपने निपटा दिया, सुपरफिशियली आपने, यानी कि ऊपरी ऊपर आपने उसको बस बोला और आप अंदर आपने उसकी चीज़ समझाई ही नहीं।
एटलीस्ट 5-6 लाइन 7 लाइन, मतलब जो भी आपकी वर्ड लिमिट है उसके हिसाब से आपको 4-5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन आपको उसमें बतानी है, ठीक है। इसके अलावा अपने ऐसे में आप जितना ज़्यादा नवाचार आप कर सकें, जितना ज़्यादा मतलब इनोवेटिव अप्रोच आप लगा सकें, उतना आपके लिए बेटर है। इसके अलावा आपका जो ऐसे है वो संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है, और एकदम टू द पॉइंट अगर आप बात करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो ऐसे है उसमें संपूर्णता होनी चाहिए। संपूर्णता होने का मतलब ये है कि कंप्लीटनेस आनी चाहिए। आपका टॉपिक जो है वो हर नज़रिए से समझा हुआ पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने इस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस नहीं की है। उसका अगर किसी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप उसका प्रॉस भी बताइए, उसका कॉन्स भी बताइए। अगर उसमें आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं तो उसको पूरा जस्टिफाई कीजिए कि हाँ यार ये हो सकता है, इसमें हम ये कर सकते हैं। तो आपको पूरा A to Z हर चीज़ के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप अपने ऐसे में स्पेसिफिक रहेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर है। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये चीज़ हालांकि बहुत पहले ही ध्यान देने वाली है, ये हालांकि आप लोगों को पता भी है। जब भी कभी आपको ऐसे का पेपर मिले और अब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें तो 2 चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देनी है वो ये देनी है कि एक तो सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन, ठीक है। आपका जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको ये ध्यान देना है कि आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ऐसे लिखा, आपने स्टार्ट किया और उसके बाद में आपको काटा पीटी करनी पड़ रही है, आप उसके बारे में 50 वर्ड 100 वर्ड से ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में 700-800 वर्ड्स अगर आरओ के लिए लिख रहे हैं तो नहीं आपके अगर दिमाग में आ रहे हैं, या अगर आप यूपीएससी वगैरह में लिख रहे हैं, अगर आपके पास 500-1000 वर्ड नहीं आ रहे दिमाग में, तो आप ना ऑप्ट करिए। वही ऐसे चुनिए जिसमें आपको लगता है, अच्छे से सोच लीजिए 1-2 बार 3 बार पढ़ के कि हाँ यार इसमें मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। तो टॉपिक सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एकदम से लिखना स्टार्ट ना कर दीजिए। पहले पूरी उसकी स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए कि हाँ यार इस पूरे आधे घंटे के एस्से में या जो भी 45 मिनट में मैं पूरा अपना एस्से बनाऊंगा, उसका ये खाका है, ये इसमें पहले नंबर पे लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये हेडिंग रहेगी, या ये इसमें मैं बात बोलूँगा। पूरी आपकी स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए 1 बाय 1। फिर उन चीज़ों को आपको बस निपटाते जाना है, उसको इलेबोरेट करते जाना है। तो आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके पूरा अच्छे से सोच लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में पीछे जो पन्ना रफ रहता है उसमें आप उसको पूरा लिख लीजिए, तब फर्दर आप आगे प्रोसीड करिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि एक जो चीज़ है जो एक ट्रिक के तौर पे काम करती है, बहुत से ऐसे टॉपर्स वगैरह हैं जिन्होंने ये चीज़ यूज़ की है और अच्छे खासे नंबर पाए हैं, 150-160 नंबर तक भी यूपीएससी वगैरह में पाया है। तो उसका तरीका यार ये है कि जैसे आपको पेपर मिला, अब उसमें आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 3 पार्ट हैं, इसी तरह से 3 क्वेश्चन आ रहा है, 9 पार्ट हैं। तो आप उसमें एक ये ट्रिक लगा सकते हो कि जैसे आप एक क्वेश्चन के 3 पार्ट में से एक ऐसे लिख रहे हो, 2 टॉपिक आपके बच गए। इसी तरह से आप 9 टॉपिक जो आएंगे उसमें से आपको 3 लिखने हैं, 6 बच जाएंगे। यार वो 6 टॉपिक कहीं ना कहीं अपने एस्से में लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब अगर आपका टॉपिक से अलग टॉपिक अगर उस पेपर में पूछा गया है उसको ना घुसाओ ज़बरदस्ती, वरना एग्जामिनर भी जान जाएगा कि हाँ यार ये ब्लफ कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसको यूज़ करो। तो उसमें होता ये है कि एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ यार बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है कि मतलब उसने इसको भी यूज़ कर लिया है। मतलब आप कम से कम चीज़ों से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, ये भी एक मतलब बहुत खासियत होती है। इसका भी नंबर मिलता है, एक मतलब एक बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे जाता है कि हाँ यार बच्चे ने दिमाग लगाया और किस तरह से उसने कम नॉलेज से ही अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मैटर है वो यहाँ पे उसने कंटेंट अपना लिखा है, ठीक है। बाकी बहुत से लोग स्टोरी बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। बाकी जो स्ट्रक्चरिंग की अगर बात करें ऐसे की, तो यार नॉर्मल है, वही आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आप जो भी अपने एस्से में आगे बताने वाले हो वो जानकारी आप पुट कर दोगे, थोड़ा सा मतलब अपने एस्से के बारे में आप ब्रीफ कर दोगे। दूसरे नंबर पे जब आप आओगे बॉडी के बारे में, तो उसमें वही प्रेजेंटेशन होता है कि आप किस तरह से लिख रहे हो, हल्का फुल्का हेडिंग वेडिंग डाल रहे हो या क्या कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में आप अपना जो भी सॉल्यूशन वगैरह है या जो भी आपका एक एंडिंग है वो आप करते हो, उसको जस्टिफाई करते हो, तो ये आपका हो जाता है। इसके बाद में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार बहुत से लोग का तरीका होता है कि हाँ वो किस टाइप का ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो बहुत से लोग का क्या है कि वो कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स होती है या फिर कोई रिपोर्ट है, कोई इंडेक्स है, उससे अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई ग्लोबल कोई जेंडर के ऊपर कोई अगर बात आ जाती है तो उसमें मतलब बता सकते हो कि हाँ यार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में ये कहा गया है, या इंडेक्स में रैंकिंग हमारी ऐसी थी, उसके थ्रू हम ये देखते हैं कि हाँ यार वुमेन की कंडीशन जो है वो ऐसी है, या इस तरीके से मतलब आप किसी रिपोर्ट या इंडेक्स के थ्रू अपनी बात को कह सकते हो। इसके अलावा आप कोटेशन वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अगर फिट बैठ रही है तो आप कोटेशन वगैरह लिख सकते हो, उसके बाद में उसको एक लाइन में इलेबोरेट करके फर्दर आप आगे जा सकते हो।
कुछ लोग का क्या होता है कि वो शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं, छोटी सी एक स्टोरी बताएंगे, जैसे कि उसमें एक बच्चा दिखा देंगे, उसकी मदर को दिखा देंगे, उसमें आपस में एक कन्वर्सेशन दिखा देंगे कि हाँ मतलब बच्चा अपनी मम्मा से पूछ रहा है कि मम्मी विकास कब होगा, कैसे होता है, तो वो उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा कि ऐसे होता है ऐसे होता है, फिर आप उसको अपने टॉपिक से जोड़ दोगे कि हाँ देखिए एक जो बच्चा है वो इस तरह से उसके नज़र में विकास का मतलब ये है, डेवलपमेंट का मतलब ये है, अभी वो छोटा है तो अभी वो ये चीज़ नहीं समझता है, फिर उसकी मदर उसको समझाती है। तो मतलब आप इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप बना सकते हो। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो चार ऐसे लिखोगे, पढ़ोगे इस बारे में, तो आपको आइडिया लगेगा कि मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप एक क्वेश्चंस पूछने का तरीका भी होता है कि हाँ आप इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ देते हो, फिर पूरे एस्से में आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देते चले जाते हो वन बाई वन। वो भी एक अच्छा तरीका रहता है। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने एस्से से भटकते नहीं हो, ठीक है ना। जो जो चीज़ें आपने ऊपर क्वेश्चंस में पूछी हुई हैं, जो भी क्वेश्चंस आपने अपने ऊपर ऐसे में पूछे हुए हैं, आप उनको बताते चले जाते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है, इसमें भी नंबर काफ़ी खिंचता है लोगों का। और इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो पैराडॉक्स टाइप का ऐसे भी लिखते हैं, मतलब उसमें विरोधाभास रहता है। मतलब एक जो स्टेटमेंट रहती है, विरोधाभास का मतलब क्या होता है, विरोधाभास का मतलब ये होता है कि एक जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल एक्सट्रीम होती है, दूसरी जो आपकी स्टेटमेंट है वो एकदम नॉर्मल होती है। मतलब एक दूसरे की अपोजिट स्टेटमेंट या जो बातें होती हैं उनको हम विरोधाभास बोलते हैं। तो बहुत से लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि हाँ यार एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इस तरह से होगा, एक तरफ हम उसमें बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर कैसे डेवलप होगा आगे, हम किसी चीज़ को लेकर के कैसे जाएंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, वो चीज़ कैसे आएगी आगे। तो ये इस तरह से हम मतलब विरोधाभास के थ्रू भी अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं या उस बारे में बात कर सकते हैं। और अगर बॉडी की बात करें, ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई कि आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम बॉडी की बात करें तो यार जैसे यूपीएससी वगैरह में स्पेशली ये होता है कि वहाँ पे फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, ठीक है, तो आप इसमें भी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ आ नहीं सकता है। कोई अगर फिलोसॉफिकल टाइप का ऐसे आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच तो जल्दी जल्दी नहीं लगा पाओगे, इतना हिस्टोरिकली, इतना साइंटिफिकली, इतना इन्वायरमेंटली, पॉलिटिकली ऐसे तो नहीं सोच पाओगे। तो उसमें तरीका ये अच्छा होता है कि आप ये कर सकते हो कि आप उसमें बता सकते हो कि हाँ यार ये टॉपिक है, इसमें प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी कि क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बाद में क्या क्या उस टॉपिक के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्या मुद्दे हैं, उसके अलावा उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, उस बारे में वो आप थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हो। उसके बाद में ये बता सकते हो कि यार इसमें मुझे ये सक्सेस मिली है, जो भी टॉपिक आप बात करें उसमें बता सकते हो कि हाँ यार ये चैलेंजेस थे बट मैंने इस तरह से इसको किया, या ये चीज़ इस तरह से की जा सकती है तो हमें सक्सेस मिल सकती है। तो इस तरह से मतलब आप बता सकते हो, ठीक है। और बाकी जो कंक्लूज़न था उसमें मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि कंक्लूज़न में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप कंक्लूज़न लिखो तो आपको जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखनी है कि वो रिपीट ना हो, मतलब रिपीटिशन शुड नॉट बी देयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रस्तावना लिखी या आपने ऊपर जो बातें कही हैं उन्हीं का आपने पूरा उसको दोबारा से आपने कंक्लूज़न में लिख दिया है। आपको कंक्लूज़न एक नया देना चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए, 100-150 वर्ड्स में या 1-1.5 पेज में, जो भी आपका टाइम आपको जैसा मिलता है। और ऐसे कंक्लूज़न में आपको आशावादी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक बात बोलनी चाहिए कि हाँ भविष्य में हम ऐसा कर सकते हैं या ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। और पॉजिटिव आपकी चीज़ दिखाई देनी चाहिए, मतलब एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब एकदम रोंदुए टाइप के हो, आप एकदम हर समय रो ही रहे हो, एकदम आपका रोना ही लगा हुआ है, आप किसी चीज़ को पॉजिटिव ले ही नहीं सकते हो। तो मतलब ये चीज़ आपके कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर को देखना चाहिए कि हाँ आप कितना पॉजिटिव हो, और हल्का फुल्का मतलब स्लाइड पेसिमिज्म चलती है, थोड़ा बहुत अगर आप निराशावादी हो, थोड़ा बहुत अगर आप नेगेटिव चीज़ बोलते हो उतना चलता है। अब जैसे अगर कोई करप्शन का ऐसे आएगा और उसमें अगर पूछा जाएगा कि, तो आप एंड में उसमें ये नहीं लिखोगे कि हाँ भाई करप्शन एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, हम एक दिन में चाहते हैं ख़त्म हो जाए और 10 दिन में हम ख़त्म कर देंगे, तो मतलब वो इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। तो प्रैक्टिकली आप यही बोलोगे कि हाँ यार ये मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, 1-2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल लगेंगे, बट हाँ उसके बाद ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। कम से कम जो चीज़ 50-100 साल तक चलने वाली है या आगे ख़त्म होने का कोई जिसमें उम्मीद नहीं है, अगर वो चीज़ 5 साल 10 साल में भी ख़त्म होती है तो ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है, हमारे लिए एक जीत है ये, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकल वे में नेगेटिव चीज़ बोलते हो तो उतना चलता वो चलता है, वो काम करता है, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको अपने कंक्लूजन में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी अपने ऐसे के कंक्लूजन में आप मतलब एपोलोजेटिक ना हो, मतलब एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर समाज में कोई भी मतलब दिक्कत हो रही है तो मतलब उसका सारा, उसकी जो वजह है, जो फसाद की जड़ है वो मतलब आप हैं, मतलब सारा दुख आप ही पे उमड़ गया। मतलब अगर वुमेन की कंडीशन नहीं अच्छी है या कहीं पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके एस्से में, कंक्लूजन में, कि मतलब आप उसके एकदम पीछे रीज़न है ना। तो अपने एस्से में कभी भी इतना ज़्यादा एपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। जो चीज़ नॉर्मल है, जिस चीज़ के लिए आप अकाउंटेबल हैं
वो चीज़ आप लिखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एपोलॉजिटिक टोन आपका नहीं होना चाहिए। ये टोन भी मैटर करता है कि आप किस तरह से अपनी बात को सामने रख रहे हैं। इसके अलावा जो सॉल्यूशन आप मतलब एंड में एकदम जब आप सॉल्यूशन देंगे, तो सॉल्यूशन भी दो टाइप का होता है। एक होता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, एक होता है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में ये होता है कि हाँ, बताते हैं कि हाँ यार, आगे के 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में ये मतलब एटीट्यूडनल चेंज आ सकता है। मतलब जैसे हमने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोई भी योजना है तो योजना अगर हमने चलाई तो हमें उसमें बेसिक मटेरियल चाहिए, ठीक है। हमने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया। अब वो चीज़ को जब हम एकदम ज़मीनी स्तर पे उतर के हम उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे उस पॉलिसी को, तो उसमें डेवलपमेंट होगा। अब जब डेवलपमेंट होगा तो लोगों का जो नज़रिया है, लोगों को जब चीज़ें पहुंचना शुरू होंगी, अब जैसे उज्ज्वला योजना है या और भी जो भी योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो जब ये लोगों के सामने आएंगी, लोगों को जब उससे फ़ायदा या नुकसान मिलना शुरू होगा, तो लोगों के नज़रिए में चेंज आएगा। तो आप ये दिखाएंगे कि हाँ यार, हमने ऐसे ऐसे ये योजना स्टार्ट की, हमने इसमें पैसा लगाया, अब उसके बाद में धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ, अब इसमें लोगों के मन में, लोगों के मतलब व्यवहार में चेंज आ रहा है, एटीट्यूडनल चेंज आ रहा है। तो ये जो आपका पहला वाला है, ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया या डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको आपने 1 साल, 2 साल, 5 साल में आपने दूर कर लिया, तो ये आपका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी उसमें देने की कोशिश करनी है कि हाँ यार, 10 सालों में, 20 सालों में ये चीज़ जो है ये इतनी अच्छी हो जाएगी कि हाँ, जो इतना रेशियो है जनसंख्या का वो इससे कवर हो जाएगा, या इतने तक हमारी जो चीज़ है वो पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आप मतलब जितना ज़्यादा हो सके डायमेंशंस में और अपना मतलब ऐसे को खोल करके टॉपिक को एकदम फुल्ली आप उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और बाकी मल्टी डायमेंशनल ऐसे जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादातर लोग इसी तरह से लिखते भी हैं। किसी भी ऐसे को आप मल्टी डायमेंशनल वे में सोच करके आप लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी याद ना है, एकदम से लगे कि यार क्या है, तो जो भी हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितनी भी ये बेसिक बेसिक चीज़ होती हैं, जो भी आपका यूपी पीसीएस का सिलेबस है, उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं, उसके जितने भी चीज़ें हैं उसको आप एलेबोरेट करते जाइए, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एकदम अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ जाके, तो भी आप ये तरीका लगा करके नंबर खींच सकते हैं, नंबर खींचा जा सकता है, ठीक है ना। और बाकी कोटेशन वगैरह का यही है कि 2-3 कोटेशन वगैरह अगर आप लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। तैयार यार उसको पहले से थोड़ा, जो भी मेन जो ग्रेट मैन हुए हैं हमारे भारत के, महात्मा गांधी जी हो गए या मार्टिन लूथर हो गए जैसे कि, या और भी इस तरीके के जो भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो जो भी हमारे महापुरुष वगैरह हुए हैं उनकी आप 2-4-10 कोटेशन वगैरह हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी कभी मतलब ऐसे का पहले से ही 4-5-6 ऐसे 10 ऐसे लिख के जाइए, ताकि एकदम से वहाँ जाके नया नया ना हो, आपके लिए क्या सूट करता है उसको थोड़ा सा देख के चलिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, उसका यार यही है कि जो स्टैटिक टॉपिक है, जैसे किसी टॉपिक के बारे में आप एकदम नहीं जानते हो, जैसे मान लो कि कोई नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर की बात आप कर रहे हो, ठीक है, कोई देश विदेश का मुद्दा है आपका, अब उसके बारे में भारत चाइना के अगर संबंधों के बारे में या भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम है, एकदम नवे नवे हो, एकदम कुछ भी नहीं मालूम, जीरो बटे सन्नाटा, तो यार ये कर सकते हो कि कोई भी जो बेसिक किताबें आती हैं, चाहे वो आपकी एक परीक्षा मंथन की शायद कोई आती है, निबंध मंजूषा या ऐसे करके कोई, तो एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है, जो भी ये 2-3 अच्छे पब्लिकेशन है, दृष्टि की आती है, एक आपकी परीक्षा मंथन की आती है, अरिहंत वगैरह की भी आती है, ठीक है। तो इनमें से ऐसे दे करके उसका बेसिक पढ़ लो। बेसिक तो उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो चेंज होता नहीं है, और बाकी जो अपडेटेड मटेरियल है वो उसके लिए यार न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आते रहते हैं, आप उसको एकदम उठाकर उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया लगता है वो, उसमें से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा। तो यार यही थी पूरा जो कहानी है, यही ऐसे के बारे में है, A to Z मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपने पूरा ये वीडियो शुरू से लेकर के अभी तक यहाँ तक देखा होगा, तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। पूरा A to Z आप समझ गए होगे कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, और आराम से आपका नंबर खींचेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू ऐड हुई हो। और यार अगर ये वीडियो मेरा आपका इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। कोई इसमें पैसा वैसा नहीं पड़ता है, ना ही कोई इसमें ये है कि ये कर लो वो कर लो ऐसा। तो यहाँ पे एकदम 1 to 1 बात होती है, मैं अपनी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, जो आप लोग के काम की हैं। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में रखिए, पूछिए, बताइए। आगे भी अगर आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको लगता है कि अगर आपको पत्राचार वगैरह, यानी कि जो मेंस में जो पत्राचार वगैरह आता है, यानी कि शासकीय पत्र क्या है, अर्धशासकीय पत्र क्या है, कार्यालय आदेश क्या होता है, ज्ञाप क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है, टिप्पणी या टिप्पण क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, सब चीज़ें जो हैं, विज्ञप्ति क्या है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें, अगर इन सब के बारे में भी अगर कोई चीज़ जाननी है
मैं आपको लगता है कि मैं बताऊं तो मुझे यार कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं उसको भी बता दूंगा। बाकी ये निबंध का मैंने पूरा बता दिया है, कैसा लगा क्या लगा, कोई अगर इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भाई तुरंत पूछो, है ना। और डेली पढ़ते रहो क्योंकि टाइम कम है, और ख्याल रखो इसी तरह से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।